हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज तारीख 10 नवंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज है G20 लोगों को लेकर है। दरअसल ट्यूसडे को ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 मीटिंग के लिए लोगो अनवील किया था, क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर लेगा और भारत की जो प्रेसिडेंसी रहेगी वो 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा भारत के लिए, भारत को अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इस लिहाज से G20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जी ने इसका लोगो अनवील किया था। तो अगर हम इसके लोगो को ध्यान से देखें तो इसमें आपको नेशनल फ्लावर दिखाई देगा, जो कि कमल का फूल है। इसमें कंट्रोवर्सी भी आ रही है, कांग्रेस ने ऐसा इल्जाम लगाया है कि बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, क्योंकि जो कमल का फूल है वो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है। बट ये हमारा नेशनल फ्लावर भी है, इसलिए इसका यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जो नेशनल फ्लावर है इसमें जो 7 पेटल्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स को। हमारे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो जो कलर दिखाई दे रहा है उसमें आपको सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन दिखाई देगा, जो हमारे नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ब्लू अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम प्रो प्लेनेट अप्रोच अपनाएंगे, मतलब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपने डेवलपमेंट को दिखाएंगे, ताकि हमें जब भी डेवलपमेंट करना होगा तो हमें हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा। तो ये हमने लोगों को देख लिया कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि लोगों के पीछे का क्या डिस्क्रिप्शन था। अगर हम G20 की बात करें तो ये 1999 में बना था। कब? क्योंकि जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कैपिटल बहुत सारा निकल रहा था, इसी सिचुएशन में G20 बना था ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की सके। इसमें 20 कंट्रीज हैं और इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी ज्यादा हो जाती है जबकि G20 नेशन है ये 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड का इंक्लूड करती है। मतलब जो G20 कंट्री में जो 20 कंट्रीज हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 75% से ज्यादा है और वर्ल्ड जीडीपी में इनका रोल 85% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए इंडिया के लिए G20 का समिट भारत में होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को। अभी जो इसका समिट होने जा रहा है वो कहाँ पे होने जा रहा है? बाली में, इंडोनेशिया में। और जो नेक्स्ट समिट होगा वो इंडिया में होगा। तो ये फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एफपीओस को रिलेटेड है। एफपीओस मतलब क्या? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एफपीओस वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किसान आपस में मिलकर जो इनपुट लगता है हमारी खेती में उसे प्रोवाइड करते हैं, लोन्स की व्यवस्था करते हैं, फार्म के जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे ट्रैक्टर्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद में वेयर हाउसिंग जो प्रोसेसिंग अगर लगती है तो वो एक्सेसिबल कराते हैं, मार्केट एक्सेस का ध्यान रखते हैं ताकि किसानों को कोई तकलीफ ना हो, उनका प्राइस रियलाइजेशन में कोई इशू ना आए। और अभी जो एफपीओस बन रहे हैं वो फार्मर डाटा रिपोजिटरी के लिए भी बन रहे हैं ताकि फार्मर्स के डाटा और एक प्रोफाइल बनाई जा सके कि कहाँ पे किनको लोन की आवश्यकता है, कहाँ पे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो इसी जो एक्सटेंशन सर्विस एग्रीकल्चर में वो दी जा सके। तो ये एफपीओस का बेसिक रूल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसका इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने ये बताया है कि अब हम एफपीओस को प्रमोट करेंगे, ऐसे एफपीओस जो प्राइमरली फोडर सेंट्रिक है। मतलब जो जानवरों को फोडर देना पड़ता है दूध में, जैसे गाय है उन्हें फोडर की आवश्यकता होती है, तो उन्हें इजीली अवेलेबल हो, इसलिए एफपीओस को फोडर रिलेटेड जो भी एफपीओस है उन्हें प्रमोट किया जाएगा और जो एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। ये एफपीओस किसके अंदर बनेंगे? स्कीम ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस। ये बजट में लॉन्च की गई थी स्कीम, जिसमें एफपीओस को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना था, अक्रॉस द कंट्री से और ज्यादा स्प्लिट करना था। इससे फार्मर्स के बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, तो ये फार्मर्स के इंप्रूवमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। अगर एनडीडीबी की बात करें तो ये स्टेचुटरी बॉडी है। इसे किसने बनाया था? हमारे जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने मिल्क क्रांति लाई थी, उनका ये उन्होंने ये एनडीडीबी फाउंड करी थी। तो अभी ये स्टेचुटरी बॉडी है। इसका जो मेन एम ये है इस बॉडी का कि जितने भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं हमारे डेयरी फार्मर्स की, उन्हें सॉर्ट आउट करना, डेयरी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की उसे सॉर्ट आउट करना। और एनडीडीबी क्या इम्प्लीमेंट करती है? नेशनल डेयरी प्लान, एनडीपी। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब इसका जो भी फंड होगा वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। और अभी जितने भी एनिमल हस्बेंड्री है और फोडर से रिलेटेड एफपीओ को प्रमोट करना है, क्योंकि हुआ क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो इन्फ्लेशन है फोडर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 9 ईयर हाई देखने को मिल रहा है। तो इससे हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के जो फार्मर्स हैं, जो गाय को रेयर करते हैं, बकरी चराते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। तो उनके प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उनके इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ये एफपीओ बनाए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर है। क्या है निकोबार प्रोजेक्ट? ये अंडमान निकोबार में वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत निकोबार में एक पोर्ट बनना है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है।
और उसके बाद में एक एयरपोर्ट बनना है, एक पावर प्लांट बनेगा और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी। तो बड़ा होलिस्टिकली प्लान है जो निकोबार में डेवलप प्रोवाइड करेगा। उसके साथ ही साथ इंडिया के लिए भी जब एक डीप पोर्ट आ जाएगा तो इंडिया का जो ट्रेड है वो और ज्यादा बढ़ सकेगा और ज्यादा ईज हो जाएगी हमारे ट्रेड में। तो इसके लिए जो क्लियरेंस लगना था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, उसने ये इन प्रिंसिपल अभी ये ग्रांट कर दिए, मतलब परमिशन दे दी है। अब इसमें इन्वायरमेंट का रोल क्यों आया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है वो काटा जाना है। तो इसीलिए बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है वो सवाल उठा रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कि इससे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप क्यों इसको क्लियरेंस दे रहे हैं। ये आपका अंडमान निकोबार का मैप आ गया है। अगर आप देखेंगे कि अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा चैनल डिवाइड करता है, तो 11 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो हमें इसके मैप का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी। और इसमें कंसर्न क्यों रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 8.5 लाख ट्रीज को कट किया जाएगा। और ये जो 8.5 लाख ट्रीज कट होंगे ये 15% होंगे जो हमारे अंडमान में थिकली फॉरेस्ट एरिया है। तो बहुत ज्यादा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और इस जो एरिया में आप देखोगे कि कई सारे एंडेमिक स्पीसीज में पाए जाते हैं, जैसे निकोबार श्रिम्प, निकोबार लॉन्ग टेल मकाओ, सरपेंट ईगल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये सब भी इम्पैक्ट आएंगे क्योंकि इनका हैबिटेट भी लॉस होगा, तो इनकी भी संख्या गिरेगी, इनका क्रिटिकल इंडेंजर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड का, और यहीं पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इन्वायरमेंटली ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एरिया है। और यहाँ पर मंगलोइड शोम्पेन ट्राइब भी रहती है, लगभग इनकी संख्या 200 है, तो इन्हें भी इम्पैक्ट होगा। इसलिए सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी ग्रीन वॉशिंग को लेकर है। क्या है ग्रीन वॉशिंग? देखिए, ग्रीन वॉशिंग में होता क्या है कि कोई कंपनी होती है, वो ये दावा करती है कि देखो हम इन्वायरमेंट के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हम बहुत सारे कैंपेन चला रहे हैं, हम जो हमारा प्रोडक्शन करते हैं कंपनी में वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। पर वो सिर्फ क्लेम होता है, वो भी अनसब्सटेंशिएट, मतलब उसके पीछे कोई आर्गुमेंट नहीं होता, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता। वो सिर्फ लोगों की नजर में अच्छा दिखने के लिए ये क्लेम करते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो उनके प्रोडक्शन में काफी ऐसी चीजें यूज होती है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी को ग्रीन वॉशिंग किया जाता है, क्योंकि आप लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए ऐसे क्लेम कर देते हो कि हम तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि उल्टा करते क्या हो, ना तो आप कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हो, ना ही आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। तो ये सारे एग्जांपल है कि ग्रीन वॉशिंग कंपनी कैसे कैसे काम करती हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट और ज्यादा नुकसान होता है। तो ये हमारे जो यूएन चीफ है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने बोला इसे टॉक्सिक कवर अप बोला है। कि आप क्लेम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आप नेट जीरो होना चाहते हो, आप कार्बन कम करना चाहते हो, बट आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हो, फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्ट करते हो, डिफॉरेस्ट करते हो, आप फॉरेस्ट काटते हो क्योंकि आपको नई फैक्ट्रीज लगानी होती हैं। तो इससे जो कार्बन फुटप्रिंट है और बढ़ता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो कोको कोला सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि ये बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर। आप इसके कोको कोला की कंपनी देखिए कि जो भी कोको कोला आता है वो आप 1.5 लीटर की बोतल, हाफ लीटर की बोतल सब प्लास्टिक में आता है, और इन्हीं की जो बॉटल्स हैं वो रिसाइकल नहीं हो पाती है, तो हमारे इन्वायरमेंट को और ज्यादा नुकसान होता है। खासकर जब मरीन में जाता है तो जो हमारे मरीन एनिमल्स है उनको नुकसान होता है। कई बार आपने देखा होगा कि गाय के पेट से बहुत सारी बॉटल्स निकल रही होती हैं। तो कोका कोला बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर है। पर ये कर क्या रहा है, ये जो हमारा COP27 हमारा यूएनएफसीसी का जो सबमिट होने वाला है इजिप्ट में, उसको स्पॉन्सर कर रहा है ये। तो इसी को बोला जा रहा है ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज, कि आप अच्छा दिख रहे हो कि भाई आप क्लाइमेट चेंज सबमिट को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप स्पॉन्सर कर रहे हो, पर आप अपने आप को देखो कि आप कितना पॉल्यूट कर रहे हो इन्वायरमेंट को। तो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि कोको कोला को ऐसी कोई सबमिट स्पॉन्सर करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और ये जो ग्रीन वॉशिंग पूरी एक्सरसाइज है ये कोई कंपनी नहीं करती, ये कंट्री भी करती है। तो अगर आप एग्जांपल देखेंगे स्विट्जरलैंड का, तो वो क्या करती है कि अपने देश में तो बहुत सारा फॉसिल फ्यूल्स वो बर्न करती है, कार्बन एमिट करती है, पर क्या करती है कि घाना में जाके लो एमिशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, क्योंकि घाना में ऑलरेडी कम एमिट हो रहा है कार्बन। तो आप वहां पे जाके लो कार्बन जो टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जो असिस्टेंस दे रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे आप सिर्फ कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हो। तो उससे जो आप अपना जो एमिट कर रहे हो उसको जस्टिफिकेशन मिल जाता है, तो कि गलत एक्साइज है। इसी को ग्लासगो समिट में बोलिवियन प्रेसिडेंट ने बोला था कार्बन कैपिटलिज्म। ये कंट्री खुद बहुत सारा एमिट करती है, बहुत सारा पोल्यूटेंट फैलाती है, कार्बन एमिट करती है, बट ये दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए दूसरी कंट्री में जाती है जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा कार्बन एमिट नहीं हो रहा, वहां पे कुछ हेल्प करती है, कार्बन असिस्टेंस करती है, उससे बदले में इन्हें कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। तो ये भी पूरा ग्रीन वॉशिंग का एक एग्जाम्पल है। तो ये आप अपने एग्जाम्पल में, अपने एथिक्स के आंसर में और GS3 में आप इसको इजीली लिख सकते हो। और यूपीएससी डायरेक्टली ये टर्म पूछ सकती है क्योंकि हमारे यूनाइटेड नेशन चीफ ने इस ग्रीन वॉशिंग को डायरेक्टली पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए ग्रीन वॉशिंग के बारे में। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को लेकर है। ये अलायंस किसने बनाया है? ये अलायंस बनाया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई और इंडोनेशिया ने मिलकर बनाया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया के अलावा
ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका ने भी इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। तो ये कब लॉन्च हुआ है? जो हमारा इजिप्ट में अभी जो COP27 समिट चल रही है उसके साइडलाइन में ये MAC बनी है। तो जो मैंग्रोव होते हैं वो इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं, इन्हें मैंग्रोव स्वाम्प से बोला जाता है, और ये अधिकतर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में पाए जाते हैं। और इसका इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि ये कार्बन जो एमिट होते हैं उसको ये वापस सोख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जैसे सुनामी आती है तो काफी हद तक ये सुनामी के लहरों को भी कम कर देते हैं, तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अगर इंडिया की बात करें, मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। और जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन में पाए जाते हैं, उसके बाद बेतरकनिका उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट है मैंग्रोव का जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारे इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस को लेकर है, इडरा। तो जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी अलायंस बनते हैं या ग्रुप बनते हैं उससे यूपीएससी पूछती है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसे फिलहाल 30 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, जिसमें स्पेन और सेनेगल है। और ये COP27 जो इजिप्ट में हो रहा है उसके साइडलाइन में बना है। इसका जो मेन एम ये है कि जो हमारे ड्रॉट्स है उसे टैकल करना, उससे कॉम्बैट करना। इंडिया खुद भी ड्रॉट प्रोन है, हमारी कंट्री का 1/6 एरिया ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन है। हमारे क्रॉप्स को नुकसान होता है ड्रॉट से, लाइव स्टॉक को खाना नहीं मिल पाता, फोडर नहीं मिल पाता है। और ड्रॉट बेसिकली हमें पूरा वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, खासकर 2022 में यूरोप में ड्रॉट देखने को मिला, वाइल्ड फायर देखने को मिले, यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया, चिली, सदर्न अफ्रीका में। तो ड्रॉट एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है जिससे कंट्रीज लड़ रही हैं, फेस कर रही हैं। तो इसीलिए ये अलायंस का होना आवश्यक है, ताकि कंट्री आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इस करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी और करंट अफेयर के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।